नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, लेकिन उससे पहले एक संदेश। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। संसद टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घर तिरंगा लाकर आजादी का जश्न मनाएं। तिरंगा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। और अब बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का समापन, दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। सत्र के दौरान लोकसभा से 7 और राज्यसभा से 5 विधेयक हुए पारित। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू को दी गई विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी सदस्यों ने की सदन की गरिमा बढ़ाने में योगदान की तारीफ। एम वेंकैया नायडू ने सरकार समेत सभी सदस्यों का जताया आभार। करीब 1.5 महीने बाद कल महाराष्ट्र सरकार का होगा विस्तार। मुंबई में राजभवन में नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों में मिल सकती है जगह। गाजा में हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम लागू। 3 दिन तक चली हिंसा में फिलिस्तीन के 44 लोगों की मौत। अमेरिका समेत कई देशों ने सीज फायर का किया स्वागत। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। आखिरी दिन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और मेंस डबल में जीता गोल्ड मेडल। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की। इस दौरान संघर्ष में हाल के घटनाक्रम और इसके वैश्विक नतीजों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने भरोसा दिया कि भारतीय मानवीय सहायता की अगली खेप बहुत जल्द यूक्रेन पहुंच जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद परिसर में विभाजन की भयावहता विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। पात्रा चौल से जुड़ी अनियमितता में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र में कोयला खदान आवंटन में गड़बड़ी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 3 साल और पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को 2 साल की सजा सुनाई। भारत के पहले 2 मंकीपॉक्स के मामले में संक्रमित A2 स्वरूप से संक्रमित थे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के मुताबिक वर्तमान प्रकोप मंकीपॉक्स वायरस के B1 वेरिएंट के कारण है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेंस परीक्षा में करीब 24 परीक्षार्थियों ने पूरे 100 अंक हासिल किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेंस के 2 सत्रों का पूर्ण परिणाम घोषित किया है। देश में कोविड-19 के 16,167 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,35,510 पर पहुंच गई है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.50% है। चीन के हेनान प्रांत के कई शहरों में स्कूल की छुट्टियों के दौरान कोरोना के मामले बढ़ने पर वहां 13 घंटों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। चीन ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास आज भी जारी रखा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने 4 अगस्त से सैन्य अभ्यास शुरू किया था। इस साल के सावन मास के चौथे और अंतिम सोमवार को मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव की आराधना करने पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से।
संसद के मॉनसून सत्र के निर्धारित समय से 4 दिन पहले आज समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा की 16 बैठकें हुई। निचले सदन में 44 घंटे से अधिक कामकाज हुआ। गतिरोध के चलते मॉनसून सत्र की उत्पादकता 48% से अधिक रही है। सत्र के दौरान 6 विधेयक पेश किए गए, जबकि 7 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। इस सत्र के दौरान 6 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित किए गए। सभा में मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर गतिरोध के कारण कामकाज के 47 घंटे बाधित रहे। वहीं 5 सरकारी विधेयकों को ही पारित किया जा सका। 18 जुलाई को शुरू हुए इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई। इस दौरान 38 घंटे से अधिक काम हुआ। The House discussed the issues of raising of essential items in the form of a short duration discussion which lasted for more than 4 hours, in which 33 members participated in the debate. Only 5 government bills were considered and passed during the session. 27 private members' bill were also introduced, and only 1 private member bill regarding right to health could be partly discussed during the entire session. और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, मॉनसून सत्र का निर्धारित समय से 4 दिन पहले आज समापन हो गया। अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो कैसा रहा ये सत्र? क्या रहे मेन टेक अवेज या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स? दीक्षा, इस मानसून सत्र की शुरुआत हमने देखा था राष्ट्रपति चुनाव से हुआ, और आज जब इसका समापन हुआ है तो उपराष्ट्रपति को विदाई दी गई, जो कि राज्यसभा के सभापति भी थे। अगर हम इस सत्र की बात करें तो जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तो काफ़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि कार्य उत्पादकता अच्छी रहेगी, लेकिन हमने पहले दिन से ही सदन में एक अवरोध देखा जो प्राइस राइज, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बना हुआ था, और उस गतिरोध को टूटने में काफ़ी वक्त लगा। काफ़ी प्रयास किए गए सत्ता पक्ष की तरफ से कि सदन चलाया जाए, लेकिन नहीं चला था। उसके बाद हमने देखा था लोकसभा में नियम 193 के तहत महंगाई पर चर्चा हुई, और फिर राज्यसभा में भी एक अल्पकालिक चर्चा महंगाई पर की गई, जो काफ़ी विस्तृत रही और जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था। उसके बाद हमने सदन को चलते हुए देखा था, लेकिन फिर भी जिस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दीक्षा, तो पता चलता है कि जो तय समय था उसका आधा समय गतिरोध की वजह से बर्बाद हुआ। हमने देखा 47% और 48% ही दोनों सदनों में कामकाज हो पाया। प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल पाया, और शून्यकाल में जो लोकहित के मुद्दे उठने चाहिए थे, जिसको लेकर आज सभापति जब अपना समापन भाषण पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि जब शोर शराबा होता है तो कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे सांसद नहीं उठा पाते हैं, और उसका एक आंकड़ा हमने लोकसभा में भी देखा कि 98 ही मामले शून्यकाल के तहत उठाए गए। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े रहे, लेकिन उसके साथ में हमने कुछ विधायी कामकाज को भी होता हुआ दोनों सदनों में देखा, जिसे चर्चा के बाद पारित भी कराया गया। लेकिन अगर हम कहें दीक्षा की संसदीय मर्यादाओं के हिसाब से जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि कामकाज की, वो इस मानसून सत्र में देखने को नहीं मिला। गतिरोध में काफी समय खर्च हुआ, जिसकी परिणति हमने देखा कि 24 सदस्य राज्यसभा से और फिर 4 सदस्य लोकसभा से निलंबित भी हुए। लोकसभा में जो 4 निलंबित हुए थे वो पूरे सत्र के लिए हुए थे, और जबकि राज्यसभा में 1 सप्ताह के लिए। लेकिन बाद में लोकसभा में उन 4 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया गया था कुछ दिनों के पश्चात। तो ऐसी कुछ घटनाएं हमने इस मानसून सत्र में देखा था, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जी दीक्षा, बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया है। विधेयक में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में करीब 100 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन वाली इमारतों के लिए नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर गर्व है। पेरिस सम्मेलन में तय लक्ष्य से भारत आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों को लेकर भी हम सही तरीके से आगे चल रहे हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हमें निर्यातक बनना होगा।
All the implementation is done by the states, by the designated agency of the states. Now this bill also provides for providing finances and resources to the designated agencies of the state. That's what this bill does. So these are and by and large it has been welcomed by everybody. This is a bill for the future. राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को भी चर्चा के बाद आज मंजूरी दे दी। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब दिया कि भारत एक उभरता हुआ देश है, इकोनॉमिक आर्थिक ताकत है और इंडिया की और लोग देख रहा है और आने वाला दिन में इंडिया ही एक मेजर आर्बिट्रेशन का हब बनेगा, ये कॉन्फिडेंस इन्होंने जताया है। जब लोग भारत की ओर देख रहे हैं तो हम प्रोएक्टिव होकर के जो कदम उठाना चाहिए भारत सरकार और इस संसद के माध्यम से हमको उठाना चाहिए। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने संबंधी केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। विधेयक के माध्यम से वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की समस्याएं दूर करने और खाली पड़े पदों को भरने पर जोर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में रेलवे समेत परिवहन का क्षेत्र बहुत जटिल है और इसके कुशल संचालन के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण साबित होगा। बता दें कि लोकसभा से विधेयक 3 अगस्त को पारित हो चुका है। यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में फंडिंग, जैसा मैंने आरंभ में कहा, ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 166 करोड़ इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। प्लस जो बिल्डिंग बन रही है इसकी नई, इसकी जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग के लिए अलग से एक और बजट बन रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी पब्लिक फंडिंग, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। जो भी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न दलों के सदस्यों ने सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल की तारीफ की। सभापति के रूप में उच्च सदन में उन्हें विदाई देते हुए सभी दलों के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने सभी दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया और उच्च सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए। इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सबके प्रति आभार जताते हुए कहा कि उच्च सदन के सदस्य होने के नाते जिम्मेदारी भी अधिक होती है। हमें अपने कामकाज से लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनेपन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री, सदन के नेता प्रतिपक्ष, मंत्रियों और सभी सदस्यों का आभार जताया। We being the upper house, House of Elders, we have a greater responsibility. The entire world is watching India now. India is on the race. India is on the move. Keeping that in mind, we members of Rajya Sabha and you members of Rajya Sabha, and in future we are all going to come to this house, I only appeal to them to maintain decency, dignity. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वाक्पटुता और एक वाक्य में की जाने वाली चुटीली टिप्पणियों के लिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की सराहना की। उच्च सदन में विदाई देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने हमेशा संवाद को प्रोत्साहित किया और कई मानदंड स्थापित किए। उनके कार्यकाल में राज्यसभा के कामकाज में 70% की वृद्धि हुई। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। सभापति एम वेंकैया नायडू को उच्च सदन से विदाई देते हुए उपसभापति हरिवंश, नेता सदन, नेता विपक्ष और सभी दलों के सांसदों ने उनके सहयोग और सदन चलाने की शैली की तारीफ की। कुछ चीजें जो बगैर आपके कहे व्यक्तित्व से जो आपका सीखा, वो मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आपके आचरण से, कार्यशैली से, समय की पाबंदी और जो गांधीयन लिगेसी थी, जो गांधी जी कहा करते थे कि इनडिसिप्लिन इज
वायलेंस, उस तरह आपने किस तरह स्वानुशासन को जीवन में उतारा, देश के प्रति आपका लगाव, मिट्टी के प्रति लगाव, यह हमने जाना। कोई भी विषय हो, बीच में कभी किसी की स्पीच भी चल रही हो तो माननीय वेंकैया जी कुछ ना कुछ सुझाव देंगे, क्या कैसे बोलना चाहिए, क्या शब्द इस्तेमाल करना ठीक है नहीं है। एक कंटिन्यूअस टीचर का जो इनका स्वभाव है, लोगों को ट्रेन करने का जो स्वभाव है, इसका मैं समझता हूँ हम सभी को अलग अलग समय पर लाभ मिला और ये लाभ जिंदगी भर हम सब माननीय सांसदों के साथ रहेगा। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे और आपने इस बात की पैरवी भी की कि सभी प्रमुख राज्यों में अपर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को पूरा हो रहा है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मैं अपील भी करूँगी, एक बहुत ही सुंदर और उत्साह का एक माहौल बना हुआ है। घर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस समय, इस वक्त इतना अच्छा लगेगा कि हर घर में तिरंगा लहराएगा। जो मोदी जी कह रहे हैं तो वैसा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, तो मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी और सभी उत्तर प्रदेश वासियों के भी अपील करूँगी कि सब लोग घर घर तिरंगा लहराइए, जात पात न देखते हुए इस देश में रहते हैं। इस देश के साथ आप सबको प्यार मोहब्बत है और उसे आप बताइए आप झंडा लहरा के। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान नितिन गडकरी ने खटीमा से मझोला, सितारगंज से टनकपुर पर 4 लेन हाईवे की स्वीकृति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेलंगाना में कांग्रेस विधायक के राजगोपाल रेड्डी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। मुनुगोड़े सीट से विधायक रेड्डी ने विधानसभा अध्यक्ष पीएस रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंपा। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आईएसआईएस के कथित सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को 16 अगस्त तक एनआईए के रिमांड में भेज दिया है। एनआईए ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ जम्मू और डोडा जिले में करीब 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक आवासीय सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही उसके आवास के बाहर बनाए गए अवैध निर्माण को भी ढहा दिया गया है। चेन्नई में 8,000 छात्रों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की शुरुआत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज लहराए। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में आज तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने प्रजातंत्र के 75वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वर्तमान समय में ओडिशा के अच्छे दिन आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ओडिशा को जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ऐसा प्रतिनिधित्व इससे पहले कभी नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। महाराष्ट्र में कल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से ही दोनों नेता 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल के तौर पर काम कर रहे थे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार कल मुंबई में होगा और करीब 1 दर्जन विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजस्थान में सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में आज सुबह मेले में मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। इस मामले में राज्य सरकार और मंदिर कमेटी की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंदिर में हुए इस हादसे की जांच के निर्देश भी दिए हैं। हादसे की संभागीय आयुक्त द्वारा जांच शुरू भी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2 गांवों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है और कुछ मकानों को खाली भी कराना पड़ा है। बता दें कि चंबा जिला आपात अभियान केंद्र के मुताबिक बीती रात भुगोड़ा और खंडवा गांव में अचानक भारी बारिश हुई। इससे खंडवा में शालेय खंडवा नाले पर बने पीडब्ल्यूडी के पुल को नुकसान पहुंचा। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा तेज होने के कारण पास के गुलेल गांव में 5 मकानों को खाली करा लिया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। केरल में भले ही बारिश अब कम हो रही है, लेकिन कई जगह रेड अलर्ट लगातार जारी होने के कारण राज्य में कई बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। बता दें कि इडुक्की जलाशय के चेरुथोनी बांध और मुलियापेरियार बांध में जलस्तर बढ़ने के बाद कई गेट खोल दिए गए हैं। बारिश और कई जगह भूस्खलन होने के कारण पर्यटन संबंधी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इडुक्की के इदमलायार बांध में पानी की मात्रा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद से प्रशासन लगातार सतर्क है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास के बीच करीब 3 दिन से चल रही हिंसा को खत्म करने के मकसद से कल देर रात संघर्ष विराम लागू हुआ। 3 दिन तक चली हिंसा में फिलिस्तीन के कई नागरिक मारे गए और हजारों इजरायलियों का जनजीवन प्रभावित हुआ। मिस्र की मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम लागू हुआ। संघर्ष विराम शुरू होने से कुछ मिनट पहले तक इजराइल ने हवाई हमले किए। इजराइल ने कहा कि वो मानवीय सहायता के लिए गाजा में सीमा चौकियों को आंशिक रूप से फिर से खोल रहा है और अगर शांति बरकरार रहती है तो वो इन्हें पूरी तरह खोल देगा, लेकिन संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है तो वो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। अमेरिकी सीनेट ने गतिरोध के बीच जलवायु को लेकर एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों में सैकड़ों अरब डॉलर का योगदान होगा। यह निगमों पर कर बढ़ाएगा और स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम करेगा। सीनेट ने पार्टी लाइनों के साथ 50-50 वोट दिए और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सदन को उपाय भेजने के लिए ट्राई ब्रेकिंग वोट डाला। कुल मिलाकर पैकेज से 1 दशक में घाटे के करीब 300 अरब डॉलर की कमी आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल को ऐतिहासिक बताया। और बात बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की, जहां भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। आखिरी दिन भारत को 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और मेंस डबल्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता। 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, 23 कांस्य पदक की बदौलत तालिका में भारत को 4था स्थान मिला है। आपको बता दें कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सोमवार को यहां फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में हराकर राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है और उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस करार दिया है। वहीं 2 युवा खिलाड़ियों के बीच हुए पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता
लक्ष्य सेन ने पहला गेम गंवाने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मलेशिया के दुनिया के 42वें नंबर के खिलाड़ी एनजी टीजे योंग को 19-21, 21-9 और 21-16 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में नहर परेड देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।